हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम हाजिर हैं और वो है हाउ टू यूज़ काई स्क्वायर टेस्ट इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये बहुत सब्सक्राइबर्स की डिमांड भी थी और मुझे लगता है अगर आप आगे जाकर के रिसर्च करने वाले हो तो ये सारे टेस्ट, इससे पहले मैं टी टेस्ट और जेड टेस्ट दोनों जो है आपको बता चुका हूँ कैलकुलेशन कि रिसर्च में उसको कैसे यूज़ करना है। उन दोनों की वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसका लिंक आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी। साथ ही साथ पीएचडी लेवल के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, कैसे उसको यूज़ करना है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो हम सबको पता है, ये नॉन पैरामेट्रिक होता है और बाकी सब चीज़ें जो कि अपन पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसको हम अप्लाई करना भी सीखेंगे। इसलिए आप नए हैं अगर हमारे चैनल पे तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है, जिसको डाउनलोड करने के बाद आप जो है पीडीएफ्स और वीडियोस देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा लें कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो होता क्या है, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या क्या है। फर्स्ट, काई स्क्वायर टेस्ट लेके आए थे कार्ल पियर्सन इन 1900, ठीक है। और ये होता है प्योरली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, पर इसको हम पैरामीट्रिक टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें पैरामीट्रिक यूज़ कर सकते हैं अपन, सब आगे आएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। ये क्यों अपन निकालते हैं, इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ऑब्जर्व एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्या हमने ऑब्जर्व किया है ना, और एक्सपेक्टेड क्या था, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। और साथ ही साथ जब वो डिफरेंस आ जाता है फिर आगे जा करके हम उसको उसकी मदद से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो दो तीन चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि कार्ल पियर्सन लेके आए थे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। इन सम कंडीशंस वी कैन ऑल्सो अप्लाई काई स्क्वायर इन पैरामीट्रिक ऑल्सो। एंड थर्ड इज इट हेल्प्स अस इन मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। यहाँ फ्रीक्वेंसीज जो है आएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिंबल, एक ग्रीक लेटर है उससे हम डिनोट करते हैं काई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मॉक टेस्ट में भी आया था कि इसमें से कौन सा जो है सिंबल काई स्क्वायर का है, तो उसमें एक्स वाई जेड सी ऐसे करके लिखा हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल उसका होता है काई स्क्वायर का। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। अब क्या कंडीशन है, सबसे पहले आप समझा रहे हैं ऐसा, ये बताइए कि कौन कौन से कंडीशंस है जहाँ पे हमें काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो लगाना पड़ता है। फर्स्ट, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इससे पहले हम चलेंगे इस वाले पॉइंट पे, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड आर कलेक्टेड ऑन अ रैंडम बेसिस। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी आप चीज़ ऑब्जर्व करने वाले हो वहाँ पे रैंडमनेस होनी चाहिए, वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे, वहाँ आप नॉन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। रैंडमली सब जो भी आप वेरिएबल्स ले रहे हो सब की जो है अकरेंस के चांसेस जो है वो रैंडम होनी चाहिए, ठीक है। कोई यहाँ पे किसी प्रकार का बायसनेस, जजमेंट, पर्पस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट। मुझे लगा पहले लास्ट वाला बता दूं मैं, उसके बाद मैं आपको जो है फर्स्ट वाले पे लेके जाता हूँ। अब इंडिपेंडेंट है सारे के सारे, यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन सब इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो कि ये बी होगा तभी ए होगा, या ए होगा तभी सी होगा, या सी होगा तभी डी होगा। इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सबकी इक्वल चांस होने चाहिए अकरेंस का। ऑल द इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर आप एक को सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या है, दूसरा जो है वो रिजेक्ट हो जाए, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है वो। अगर डिपेंडेंट होते तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ पे आ सकता है, पर यहाँ पे क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है होने चाहिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक को चूज कर रहे हो तो मतलब एक दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग ये है कि जो वेरिएबल्स हम सेलेक्ट करने वाले हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम लेने वाले हैं, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। नेक्स्ट, द डाटा मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज भी होना चाहिए। क्यों फ्रीक्वेंसीज भी होना चाहिए सर? फ्रीक्वेंसीज में इसलिए होना चाहिए बिकॉज ये एक तरीके से नॉन पैरामीट्रिक है। यहाँ पे हमें जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, तो किसी के बेसिस पे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो हमें किसके बेसिस पे निकालेंगे? ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी, इन सब का जो है एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे जाकर के क्वेश्चन में करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। The frequency data must have a precise numerical value and must be organized into categories और groups, है ना। हम ये इसको यूज़ करते हैं काई स्क्वायर को कैटेगरीज में, ना कि न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। कैटेगरीज मतलब जैसे कि हमने बोल दिया कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अरिजीत सिंह पसंद है, तो ग्रुप बन गया,
है ना, 40 लोगों का, 50 लोगों का, 60 लोगों का, है ना, कितने लोगों को टोनी कक्कड़ पसंद है, तो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, समझ में आ रहा है। तो ये ग्रुप्स में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैटेगरियल या ग्रुप्स जब आप एलोकेट कर देते हो, जब आप ग्रुप्स बना लेते हो, उस केस में जो है आपका काया स्क्वायर टेस्ट लगता है। न्यूमेरिकल्स, हाइट, वेट, इन केसेस में नहीं लगेगा, यहाँ बेसिकली यूज होता है फॉर कैटेगरीज फॉर ग्रुप्स, मतलब यहाँ पे कैटेगरीज और ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे, दैट इज ये तो हमारा पॉइंट हो चुका है रैंडमनेस का। नेक्स्ट है नो ग्रुप शुड कंटेन वेरी फ्यू आइटम्स से लेस देन 10। जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जो आइटम्स आपने लिए हैं वो 10 से कम नहीं होने चाहिए, इट शुड बी मोर देन 10, बिकॉज हमको पता है कि हमें एक्यूरेट या एक्यूरेसी चाहिए, तो वी हैव टू इंक्रीज द साइज। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी ग्रुप्स आप फॉर्म करो, मैंने बताया ना कि आपको कैटेगरीज और ग्रुप यहाँ पे फॉर्म करना है, तो कैटेगरीज और ग्रुप आप जो यहाँ पे फॉर्म करने वाले हो, इट शुड नॉट बी द वेरिएबल्स दैट इज कंटेन्ड इन द ग्रुप शुड नॉट बी लेस देन 10। The overall number of items must also be reasonably large. It should normally be at least 50, मतलब जितनी पॉपुलेशन में से आप ग्रुप बनाने वाले हो, आपके पास एक बहुत बड़ा लार्ज सेट ऑफ रेस्टर मैप होगा, उस रेस्टर मैप से आपको क्या करना है, उसमें से आपको ग्रुप्स बनाने हैं। तो रेस्टर मैप जो होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 50, 50 से कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे हम जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करते रहेंगे, उसमें क्या हो जाएगा कि हर काइंड के वेरिएबल की जो है वो आने की उसमें पॉसिबिलिटी होती है। डाइवर्स पॉपुलेशन अगर लेंगे तो जो रैंडमनेस जो है वो एक तरीके से एक्यूरेट हो जाती है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे आ जाते हैं अपन डिटरमाइनिंग दी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम में के हेल्प से ही हम जो है टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल वैल्यू क्या होता है, ये क्या नहीं होता है, ये सब अभी आप थोड़ा एक ट्रेलर ले रहे हो मेरे से, फिर पूरी फिल्म जो है हम आगे देखेंगे। तो ये है कि हमारी जो है हम कैलकुलेट करेंगे अपनी जो है काई स्क्वायर, और उसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। आफ्टर कंपेरिजन, जब हम उन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम डिसीजन लेते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है या नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है। ठीक है, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, काई स्क्वायर टेस्ट किस लिए यूज कर रहे हैं हम? हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। सिंपल थिंग, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से हम है ना टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, और टेबल वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड काई स्क्वायर से, और उसके बेसिस पे फिर हम ये जजमेंट लेंगे कि हमें नल को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये डिसीजन हम ले पाएंगे। अब ये दो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है? जब आपको क्लासेस दी होती हैं, जब आपका जो है ग्रुप्स रोज और कॉलम्स में नहीं है, कंटिजेंसी टेबल में नहीं है, तो सिंपल आप ले लोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n-1। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। और अगर कंटिजेंसी टेबल में दिया हुआ है, आपको रोज दिए हुए हैं, आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू रो-1 कॉलम -1। तो ये जो है आपको ध्यान देना है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं। मैंने आपको दोनों बता दी कि कौन सा कब यूज करना है। जब आपको दिया हो, क्लासेस दी हो, जब आपको रोज कॉलम में जो है नहीं दिए हैं जो ग्रुप्स हैं, तो उस केस में यू हैव टू अप्लाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n-1, whereas if contingency table is given, means data is arranged in rows and columns, then row-1 and column-1 will be used, and this is basically used in order to calculate the table value। मैंने बता दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम का। हमारे मन में भी ये क्वेश्चन रहता है जब हम स्टैटिस्टिक्स करते थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों है, ये समझ में नहीं आता डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या रेलेवेंस रहता है, पर हम लोग जब इसी पीएचडी में आगे परस्यू करते रहते हैं, हमको उसका रेलेवेंस समझ में आने लगता है कि हमें उसको मदद से टेबल वैल्यू निकालनी होती है। अब थोड़ा सा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये हमेशा स्क्यूड होता है, और स्क्यूड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली, एक होता है नेगेटिवली। तो ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड का डायग्राम क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड का डायग्राम होगा ऐसे, है ना, राइट हैंड साइड की तरफ वो मूव कर जाता है। तो ये है एक्चुअली में ऐसा काई स्क्वायर होता है, मतलब आप कह सकते हो ये होता है वन टेल मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड। अब आगे आ जाते हैं, ये कहां से कहां के बीच में ये रेंज करता है? रिसर्च हाइपोथेसिस फॉर काई स्क्वायर इज ऑलवेज वन टेल टेस्ट। ये अपने को समझ में आ गया। काई स्क्वायर वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा की हमेशा जो काई स्क्वायर की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। ये आपका न्यूमेरिकल, ये जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 0, है ना। ये किस किस के बीच में वेरी करेगा? 0 विद नो अपर लिमिट टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब 0 टू इन्फिनिटी, है ना। ये 0 हो सकता है क्योंकि ये जो है पॉजिटिव रहेगा, और 0 से नीचे जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 0 से कहां तक जाएगा आपका?
इन्फिनिटी तक जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो फॉल करेगी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कोई भी डिटरमाइंड नहीं है, बस ये है कि पॉजिटिव होना चाहिए। एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस द डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सुनकर के एक चीज याद आ रहा है मुझे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये होता जाएगा एक तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करता जाएगा। जैसे कि सपोज इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है 1, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा थोड़ा कुछ इस तरीके से, है ना। अगर ये है आपके जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, फिर थोड़ा और अगर सपोज 3 हो गया तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। 4 हो गया तो थोड़ा हो जाएगा आपका इस तरीके से। मतलब ये कैसे अप्रोच करता जा रहा है, ये अप्रोच हो रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ या नॉर्मेलिटी की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। मतलब ये जो डाटा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है सिमेट्रिकल। समझ में आया? जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका स्टेटमेंट दिया होगा आपको, असर्शन रीजन दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको निकालना होगा, या ऐसा कुछ जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बढ़ता जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है, n-1 इन केस ऑफ क्लासेस एंड रो -1 कॉलम -1 इन केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल। जैसे जैसे वो बढ़ेगा आपका जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये होता जाएगा नॉर्मल की तरफ अप्रोच करता जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ ली। आगे अब देखते हैं यहाँ पे जो आपके मन में एक दुविधा थी, एक सवाल था पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक का। काय स्क्वायर टेस्ट पैरामीट्रिक में यूज कब होता है, जब हमें निकालना होता है, जब हमें टेस्ट करना होता है टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरियांस। जब हमें वेरियांस कैलकुलेट, जब वेरियांस को कंपेयर करना होता है, पहले हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन और सैंपल का, उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं, तो सिर्फ वही एक कंडीशन है जिसमें जो है आप काय स्क्वायर का यूज कर सकते हो इन पैरामीट्रिक एज ए पैरामीट्रिक टेस्ट। इज इट क्लियर? जब आपको दिया होगा टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरियांस, जब आपको वेरियांस कंपेयर किया जाएगा, और यहाँ पे पैरामीट्रिक है मतलब हमको दिमाग लगाना ही नहीं है, यहाँ पे हमें किसी प्रकार का जो है मीन वगैरह या कुछ ना कुछ म्यू या कुछ भी दिया होगा, तो उस केस में हम टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरियांस यहाँ अपन कह सकते हैं, काय स्क्वायर को एज ए पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी सब केसेस में चाहे टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो, चाहे टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ये तो बिल्कुल काय स्क्वायर के साथ हमें जचता है, हमें याद हो गया है कि जहाँ गुडनेस ऑफ फिट होगा वहाँ पे काय स्क्वायर लगना ही लगना है। और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, इन तीनों केस में काय स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो एक ही सिर्फ कंडीशन है, टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरियांस। इन ऑल अदर केसेस दी काय स्क्वायर विल बी यूज्ड एज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब सबसे पहले तो इसको अपन निपटाते हैं, ये टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरियांस को। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डाटा दिया होगा। यहाँ सबसे पहले ये बोल्ड लेटर से क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये जो ऊपर वाला दिया है ये सैंपल वेरियांस दिया हुआ है। हाँ, ये वेरियांस है बिकॉज जो है ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये वेरियांस दिया हुआ है आपको। तो आपको ऊपर दिया हुआ है सैंपल वेरियांस और नीचे दिया है आपको पॉपुलेशन का वेरियांस, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के लिए यू विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, सैंपल वेरियांस डिवाइड बाय पॉपुलेशन वेरियांस, और इसके बाद लिखेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है n-1, मतलब यहाँ पे जो डाटा हमें दिया होगा वो क्लासेस में दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से पहला जो फॉर्मूला हमने देखा टेस्ट ऑफ कंपेयरिंग वेरियांस में, जिसमें हमें वेरियांस दिया हुआ है। वेरियांस दिया है मतलब यू कैन यूज काय स्क्वायर टेस्ट इन पैरामीट्रिक टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें देख लिया, ये सिर्फ इसी केस में जो है काय स्क्वायर को हम पैरामीट्रिक में यूज कर सकते हैं, जब हमें वेरियांस दिया होता है पॉपुलेशन का भी और सैंपल का भी। गुडनेस ऑफ फिट में आ जाते हैं। गुडनेस ऑफ फिट, फिट मतलब होता है एप्रोप्रिएट, फिट हो जाना। In chi-square goodness of fit test, the test goodness of fit is used to compare the observed sample distribution with expected probability distribution। यहाँ पे जो भी हमारा observed sample distribution होता है उसको हम expected से क्या करते हैं, हमारा observed को जो है हम कंपेयर करते हैं expected से, और जब हम उसे कंपेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमारा ऑब्जर्व जो है एक्सपेक्टेड की जैसा है या नहीं, तभी तो इसको फिट बोलते हैं, है ना। हम कहीं जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, कोई कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम कैसे उसको फिट बोलते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि हमारा जो है ये इस तरीके से ये ड्रेस का पोस्चर होगा, और अगर उसी की तरह हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये चीज़ हमारे को फिट है। और अगर नहीं होता तो हम ऑल्टर वगैरह के लिए इसको आगे जो है
देते हैं या फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो गुडनेस ऑफ फिट मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जर्व सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सपेक्टेड के से कितना मिलता जुलता है, और अगर नहीं है मिलता जुलता तो हम आगे जा करके इसके जो है डिफरेंसेस वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे। अभी हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं किसको, ऑब्जर्व्ड को एक्सपेक्टेड से, और ये देख रहे हैं कि क्या ये जो है सिमिलर है या नहीं, या जो हम चाहते थे, जो हम एक्सपेक्टेड था वैसा ऑब्जर्व्ड है या नहीं। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको समझनी है कि गुडनेस ऑफ फिट में, गुडनेस ऑफ फिट का मैं आगे जाकर के आपको फॉर्मूला बताऊंगा। यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो वेरी कर जाता है। हमको पता है कि यहाँ पे आ जाते हैं, एक सेकेंड, एक नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो और अपने को क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका केस है बायनोमियल मतलब सिर्फ दो चांसेस हैं आपके, या पास या फेल, उस केस में आपका जो डिग्री फ्रीडम है उसका फॉर्मूला बदल जाएगा n-1, मतलब जो काय स्क्वायर का है वही रहेगा। पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारी जो है मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के होने की प्रोबेबिलिटी जब बहुत कम होती है, उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। एक्चुअली में ये जो चीज़ें हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इन दोनों के लिए मुझे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अभी हम, क्योंकि हम काय स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो उसी पे स्टिक रहते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। बायनोमियल मतलब देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ टू आउटकम्स, पास या फेल, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो जो है इवेंट हो सकता है, उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में n-2 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा n-3, मतलब जो आप n-1 आगे जाकर के हम लगाएंगे, जिसे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ना ये डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, ठीक है, क्योंकि हमें टेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपका बायनोमियल है तो n-1 ही रहेगा, पॉइजन है तो n-2 हो जाएगा, नॉर्मल है तो n-3 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना अंतर है, ये आपको याद करना है। और मैंने बता दिया। अब इसको जो है अगर हम न्यूमेरिकली समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने आपको समझा दिया। गुडनेस ऑफ फिट में हम कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जर्व्ड को एक्सपेक्टेड से। इसमें हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो वेरी करता है। पॉइजन का अलग होता है, बायनोमियल का अलग होता है, और नॉर्मल का अलग होता है। फॉर्मूला आ चुका है, यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ काय स्क्वायर, दैट इज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। ठीक है, और इनको हम जो है एक तरीके से सम कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका काय स्क्वायर। ठीक है, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, ये भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है, बिकॉज यहाँ पे हमको नहीं पता मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज की मदद से जो है कैलकुलेशन करते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना पड़ता है, बिकॉज ये जो आपका आंसर आया है इससे, इसको आपको मैच करना पड़ेगा जो है टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू के लिए n-1 हम यूज़ करते हैं, और अलग अलग केस में अलग अलग होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब क्या कंडीशन रहती है, हम तो यहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। सर थोड़ा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताइए। अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने निकाली इस फॉर्मूले से, अगर ये ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, टेबल वैल्यू मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम टेबल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है और आपका जो टेबल वैल्यू है वो कम है, तो आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट। और अगर टेबल वैल्यू ज़्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, तो आपका हो जाएगा एक्सेप्ट। इसको न्यूमेरिकली समझेंगे, बने रहिए बस। ठीक है, अभी आपको मैंने एक एजेंडा बता दिया कि ऐसा अपने को ध्यान में रखना है, और हम हाइपोथेसिस वगैरह प्रॉपर बनाएंगे और फिर समझेंगे इस पूरे टेस्टिंग को। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब क्या है? टेस्ट एनेबल्स अस टू एक्सप्लेन वेदर और नॉट द टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। कोई दो एट्रीब्यूट्स की यहाँ बात हो रही है, जैसे कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने से हमारे नेट जेआरएफ के स्कोर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, बढ़ता है, मार्क्स की घट जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितने ले लिए हमने? यहाँ पे ले लिए एट्रीब्यूट्स, ले लिए 2 एट्रीब्यूट्स ले लिए। एक हमने ले लिया अनअकैडमी, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया एक तरीके से कि हमारे नेट जेआरएफ का जो स्कोर है। ठीक है, अब ये इसका कुछ भी हो सकता है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के हो सकता है कुछ लोगों का जो है नेट जेआरएफ का जो स्कोर है वो इंक्रीज भी हो जाए, और हो सकता है इनके बीच में कोई एसोसिएशन ही ना हो। जैसा बंदा पहले था जब उसका सब्सक्रिप्शन नहीं था, वैसे ही उसके नंबर आ रहे हैं अभी भी। तो ये इस तरीके से अगर कोई केस होता है तो वो कहलाता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ में है? तो टेस्ट एनेबल इज टू एक्सप्लेन वेदर और नॉट, हो भी सकता है एसोसिएशन, नहीं भी हो सकता, 2 एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। तो यहाँ 2 एट्रीब्यूट्स है, अनअकैडमी एंड योर नेट जेआरएफ स्कोर। अब आपका हो गया यहाँ पे फॉर्मूला सेम, पर यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल जाएगा। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा आपका ρ-1 एंड कॉलम -1। ठीक है, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, अगर अपन बात करें कि हमारे पास बायनोमियल है तो n-1 लगता है सिंपल, गुडनेस ऑफ फिट की बात कर रहे हैं। पॉइजन हो n-2 लगता है, नॉर्मल हो n-3 लगता है। वेयर एज अगर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, ये तो हमने किसकी बात की? तो हमने बात की है गुडनेस ऑफ फिट की। अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का, जहाँ 2 एट्रीब्यूट दिए हैं उनके बीच में आपको एसोसिएशन फॉर्म करना है और देखना है वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज डिग्री ऑफ फ्रीडम एज ρ-1 एंड कॉलम -1।
1, मतलब बिकॉज यहाँ पे दिया होगा हमें कंटिजेंसी टेबल। अब नेक्स्ट और लास्ट है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, आपने 2 सैंपल लिए हैं और आपको ये देखना है कि ये जो दोनों सैंपल हैं ये सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। होमोजेनिटी, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सिमिलर। तो रेड वाले में डायरेक्ट देख लेते हैं, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी टेस्ट वेदर डिफरेंट सैंपल्स कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और नॉट। जो अलग अलग सैंपल्स आप ले रहे हो ये सेम पॉपुलेशन को दर्शा रहे हैं कि नहीं दर्शा रहे हैं, ये होमोजीनियस है या नहीं, वो होता है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। वैसे मैंने बहुत कुछ यहाँ पे डार्क कर दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ 2 और मोर पॉपुलेशंस हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल कैटेगरी, मतलब सेम पॉपुलेशन से वो है कि नहीं, बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं होमोजेनिटी। ये इजी इसलिए क्योंकि होमोजेनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड होमोजीनियस, और होमोजीनियस मतलब ये होता है कि सेम जो है पॉपुलेशन से सैंपल्स लिए हैं या नहीं लिए हैं, यूनिफॉर्म है या नहीं। इसको अगर आपको टेस्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, और ये होता है प्योरली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट हो गया, या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए, या आपका होमोजेनिटी हो गया, ये सब हम यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर इसमें यूज़ करते हैं एज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा समझेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं, न्यूमेरिकल है ये। क्या कंडीशन थी फर्स्ट साइड में, किसी को याद है? आपका जो है ग्रुप्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 10 से ज़्यादा होने चाहिए, और आपका जो पॉपुलेशन है वो कितना होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या दोनों यहाँ चीज़ फॉलो हो रही है? देखो यहाँ पे, अभी मैंने क्वेश्चन समझाया नहीं है, हम पहले देखें हमारे वेरिएबल्स जो मांग रहे हैं वैसा है या नहीं। आपकी कितनी होनी चाहिए पॉपुलेशन, 50 से ज़्यादा, यहाँ 500 है। और यहाँ पे आप देखो जो आपको रोज़ और कॉलम्स में डाटा दिए हैं, क्या सब 10 से ज़्यादा है? जी हाँ, काई स्क्वायर लगाते हैं बस। कुछ लोग पूछते हैं ना सर काई स्क्वायर कैसे पता चलेगा लगाना है, तो मैंने बता दिया आपको। 500 लोग, 500 स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास के, बहुत ही डाउन टू अर्थ एग्जाम्पल है, आराम से समझ में आ जाएगा। उनसे हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है, विच डू यू लाइक द बेस्ट? तुमको पॉप म्यूजिक पसंद है या रॉक म्यूजिक पसंद है? ठीक है, हर इंसान को कुछ ना कुछ, जैसे आपको यहाँ पॉप रॉक समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूज़ कर लो कि आपको किसके गाने पसंद है। आपको अरिजीत सिंह के गाने पसंद है, या आपको टोनी कक्कड़ के पसंद है, या अरमान मलिक के पसंद है, तो आप कोई भी ले सकते हो। मैंने समझाने के लिए पॉप म्यूजिक और रॉक म्यूजिक जो है ले लिया है। खैर यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स से पूछा गया, तो यहाँ पे पॉप म्यूज़िक पसंद करने वाले 176 बॉयज़ थे, और रॉक म्यूज़िक पसंद करने वाले सिर्फ और सिर्फ 63 बॉयज़ थे, और गर्ल्स को और ज़्यादा पसंद है पॉप म्यूज़िक। 215 गर्ल्स बोली आई लाइक पॉप म्यूज़िक, और सिर्फ 46 गर्ल्स बोली आई लाइक रॉक म्यूज़िक। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा लगेगा, n-1 या रो -1 कॉलम -1? रो -1 कॉलम -1। क्वेश्चन तो को देख के समझ जाना है, यहाँ पे समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ लिखा है काई स्क्वायर आपको यूज़ करना है, चलिए यूज़ करते हैं। आज मैं सॉल्यूशन ले आया हूँ, उसका ये रीज़न है कि ये जो है मुझसे बन नहीं रहे थे, ये जो इतनी प्रॉपरली मैंने पहले बनाने की कोशिश की, पहले ये स्लाइड्स खाली थी, फिर मैंने कहा कि ये जब ये प्योर मार्जिन में लाना, ये जो ऐसे करके बनाना, तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना पक जाए। मैं चाहता था कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं जो है सॉल्यूशन ऑलरेडी ले आया हूँ। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो क्या है, हाइपोथेसिस बना लीजिए सर। जी हाँ, बना लेते हैं हाइपोथेसिस। उसके बिना कैसे अपन श्री गणेश कर सकते हैं। हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस आपको दिया है। जेंडर एंड प्रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं ना, जेंडर भी तो है, या बॉयज़ गर्ल्स हैं, और आपके प्रेफरेंस है रॉक या पॉप। जेंडर एंड प्रेफरेंस फॉर पॉप एंड रॉक आर, नल में क्या होता है, आइडेंटिकल, इंडिपेंडेंट, तो यहाँ लिख दिया आर इंडिपेंडेंट। ये हो गया हमारा नल। कोई संदेह की बात नहीं है, नल हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, आइडेंटिकल होता है। ऑल्टरनेटिव हो गया इसका ऑपोजिट, जेंडर एंड प्रेफरेंस फॉर, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉप एंड रॉक आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट लगा दिए, यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ पे आर डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जेंडर एंड प्रेफरेंस फॉर रॉक एंड पॉप आर इंडिपेंडेंट। और दूसरा हमने नल हाइपोथेसिस बना दिया कि जेंडर एंड प्रेफरेंस फॉर पॉप एंड रॉक आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट पहले वाले को हमने इंडिपेंडेंट ट्रीट कर लिया, बिकॉज नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज आइडेंटिकल, इंडिपेंडेंट। वेयर एज हमने ऑल्टरनेटिव क्यों लिया सर, आपने नॉट इंडिपेंडेंट क्यों लिया? बिकॉज वो होता ही नहीं है, वो एक तरीके से डिपेंडेंट को रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिव, और नल हमेशा रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट को। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लिखे रहने देंगे अपन।
क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन वापस हो गया। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ टोटल करना पड़ेगा। हमने टोटल कर लिया इसको, कि आगे जा करके हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो ऑब्जर्व्ड है ना, ये तो पूछा है आपने लोगों से। चलो राम इधर आओ, तुम बताओ रॉक पसंद है या पॉप पसंद है। उसने बोला ये, तो उसको हमने पॉप में डाल दिया। ऐसे करते करते ये है आपका ऑब्जर्व्ड। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है आपका ऑब्जर्व्ड। आपको निकालना है एक्सपेक्टेड, बिकॉज वी नीड फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या बोलते हैं, हाँ ना, एक्सपेक्टेड आ रहा है तो एक्सपेक्टेड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड, बताते हैं अपन। ये तो आप कर सकते हो ना, सिंपल लोगों से बुला करके पूछना है, बहुत आसान काम है ये। टोटल कर लो, इन दोनों को प्लस किया आया 239, इन दोनों को प्लस किया तो आया 261, इन दोनों को प्लस किया 391, इन दोनों को प्लस किया 109, इन दोनों को प्लस किया तो आया 500, और 500 ही हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू देखिए 239 इंटू 391 है ना, बॉयज़ का टोटल, यहाँ पॉप और रॉक का, और यहाँ पे पॉप का टोटल, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई ईच रो टोटल बाय ईच कॉलम टोटल एंड डिवाइडेड बाय ओवरऑल। यहाँ मैंने ये जो है चीज़ लिख भी दी है। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमने क्या लिया, बॉयज़, टोटल बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, डिवाइड बाय ऐसे कितने लोग हैं जिनको टोटल पॉप पसंद है, गर्ल्स मिलाने के बाद तो वह 391, तो 239 इंटू 391 डिवाइड बाय 500 टोटल स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं रॉक वाले। रॉक वाले में भी 239, क्योंकि हम यहाँ पे बॉयज़ कर रहे हैं ना, और यहाँ पे हम है तो बॉयज़ यहाँ पे, तो ये तो सिमिलर ही रहेगा, है ना। इंटू यहाँ पे रॉक की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा रॉक का टोटल। रॉक का टोटल कितना है, 109 इंक्लूडिंग गर्ल्स, और डिवाइड बाय हमने 500 की। ये तरीका है एक्सपेक्टेड निकालने का, आप भी समझ लो। समझ में, टोटल तो आपको करना आता ही है ना, प्लस तो आप कर ही लोगे। अब हमको एक्सपेक्टेड निकालना है, जो कि बहुत आसान है। सिमिलर में आप गर्ल्स का निकालो, 261 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इंटू 391 हम कर लेंगे सिंपल, और डिवाइड बाय कर देंगे 500 से, और नेक्स्ट हो जाएगा 261 इंटू 109 डिवाइड बाय 500। तो ये सब कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये तरीका है एक्सपेक्टेड निकालने का। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पेपर 1 में भी इसके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये आ चुकी है वैल्यू, ये है वैल्यू 1 2 3 4, ये सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आ गई है। एक्सपेक्टेड जो है आ चुका है। ऑब्जर्व्ड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। लगाओ फॉर्मूला, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, ऐसे करते करते आपने निकाला, और आपकी ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। 0.36 0.6357 ऐसे क्वेश्चंस पीएचडी में तो आ ही सकते हैं। 2.2804 और ये सब चीज़ें आ गई आपकी। इनको सॉल्व करने के बाद अब आप इन सबको क्या करो, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। वाई दिस प्लस दिस प्लस दिस, बिकॉज समीशन, समीशन था ना इसके आगे। आया 5.5862, ये आ गई आपकी काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आपको निकालनी है टेबल वैल्यू। इज इट क्लियर? आई थिंक यहाँ तक बुक क्लियर होगा। मिटा दिया जाए ये बड़े बड़े फॉर्मूले को, कि हमको यहाँ पे पी वैल्यू लेनी है। हम अज्यूम कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पी वैल्यू हमने अज्यूम कर ली है। पी वैल्यू कितनी है, हमने पी वैल्यू अज्यूम कर ली 0.05, ठीक है। पी वैल्यू हो गई आपकी 0.05, क्योंकि हम पी वैल्यू के जो है बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कौन सा यूज़ होगा, रो -1 कॉलम -1, है ना, ये मल्टीप्लाई है यहाँ इन दोनों के बीच में। रो -1 कितनी है, रो 1 2 2 -1, कॉलम भी 2 ही हैं, 2 -1, 2 रो हैं और 2 कॉलम। इसको देखो सिर्फ, ये इसको, ये येलो वाले पोर्शन को, सिर्फ येलो वाले पोर्शन को आपको देखना है। क्या आंसर आया, 1 × 1 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, पी वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 0.05। कैलकुलेटेड टेबल हाजिर हो, टेबल यहाँ पे है आपका, ठीक है, ये आपको दिया होगा। पी वैल्यू कितनी थी 0.05, डिग्री फ्रीडम कितना आया था 1 आया था, वैल्यू आ गई 3.841। कंपेयर करिए, कब जल्दी कंपेयर करिए, कितनी थी आपकी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड आपको दी हुई थी, याद देखिएगा 3.841। कलर चेंज, रेड कलर कितनी है, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। क्या है आपकी वैल्यू, चलिए आप लोग बताइए। यहाँ पे दी हुई है आपको रेड कलर से, कैलकुलेटेड 5.5862। दूसरी कितनी दी है 3.841, 3.841, जगह नहीं ज़्यादा। अब यहाँ कौन सा साइन लगेगा, यहाँ होगा ग्रेटर देन का, और जब
आपका कैलकुलेटेड ज़्यादा होता है और आपका टेबल कम होता है तो नल हाइपोथेसिस का क्या हश्र होता है, रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है? ये होता है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस राइट नाउ, है ना, विच मीन्स ये आइडेंटिकल नहीं है। जो जेंडर एंड प्रेफरेंस जो हमने बोला था वो आइडेंटिकल नहीं है। द जेंडर एंड प्रेफरेंस फॉर पॉप एंड रॉक आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि ये रिजेक्ट हुआ तो एक्सेप्ट हो गया आपका ऑल्टरनेटिव, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो ये हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो जेंडर और प्रेफरेंस है पॉप एंड रॉक की, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर टोटली, या दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर टोटली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। इसकी मदद से मैंने आपको पूरा जो है एक क्वेश्चन समझाया, एक हाइपोथेसिस लिया, हाइपोथेसिस के बेसिस पे आपको अपने ऑब्जर्वेशन किया, लोगों को बुलाया, पॉप पसंद है, रॉक पसंद है, लिखते गए, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, ऐसे करते करते हम लोगों ने लोगों की टोटल कर लिया। उसके बाद हमें पता ही नहीं है एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था। फॉर्मूले के बाद हम लोगों ने अपना काई स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया। काई स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारा एक वैल्यू आया सबको प्लस करने के बाद, वो कुछ ये था। उसके बाद हम लोगों ने टेबल वैल्यू देखा, ये वैल्यू हमको दी हुई थी 0.05 जो कि हमने अज्यूम की थी। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, टेबल में देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया था, उसके सामने देखा 3.841 दिया हुआ है। जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है वो तो ज़्यादा निकली, ये कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा निकली आपकी टेबल वैल्यू से। इस केस में हमने फैसला लिया कि नल हाइपोथेसिस को टोटल रिजेक्ट कर देना चाहिए और ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर देना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा वीडियो काई स्क्वायर पे, जिस पे हमने थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर रिसर्च, जब आप पीएचडी के बाद रिसर्च करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कवर कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे एक एक करके सारे टेस्ट में करवाऊंगा। ये कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था और ये बहुत रेलेवेंट भी था पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मेरे को भी लगा कि ये आपको पता होना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। पसंद है तो ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।